नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज और लाते हैं वो खबरें जो आपके जीवन पर सीधा असर डालती हैं। आज हम सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक महाविश्लेषण लेकर आए हैं। यह विश्लेषण उन करोड़ों आवाजों की गूंज है जो दशकों से न्याय के लिए पुकार रही थीं। आज का दिन भारत के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक सुनहरे पन्ने के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह महज एक सरकारी घोषणा का टुकड़ा नहीं है, न ही यह किसी समिति की बासी सिफारिश है। नहीं, यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के धैर्य, उनके संघर्ष और उनकी अडिग आस्था की विजय गाथा का पहला लेकिन सबसे निर्णायक अध्याय है। यह उन आंखों में सम्मान की चमक लौटाने का प्रयास है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के पहियों को गति देने में लगा दिया और सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज जो हुआ है वह कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95, ईपीएस 95 के जर्जर हो चुके ढांचे में एक भूकंपीय हलचल का संकेत है। यह एक ऐसा बवंडर है जिसने व्यवस्था की तंद्रा को झकझोर दिया है। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें उन करोड़ों पेंशन धारकों के मुरझाए चेहरों पर आत्मविश्वास की वो मुस्कान लौटाने की असीम क्षमता है जिसे महंगाई के दानव और व्यवस्था की उदासीनता ने छीन लिया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कैसे देश की सर्वोच्च पंचायत, हमारी संसद की एक सबसे शक्तिशाली और सम्मानित समिति ने इस दशकों पुराने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक ऐसा निर्णायक हस्तक्षेप किया है जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों से लेकर हर पेंशन भोगी के आंगन तक सुनाई दे रही है। समिति ने सरकार को कोई खोखला सुझाव नहीं दिया है, बल्कि एक स्पष्ट, समयबद्ध और दृढ़ दिशा निर्देश जारी किया है। एक ऐसा रोडमैप तैयार किया गया है जो न्यूनतम पेंशन की मौजूदा अपमानजनक राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन, जो आज के दौर में एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, वह इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाएगी और 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन एक ठोस, जीती जागती हकीकत बन सकती है। इसकी संभावना अब केवल एक चुनावी जुमला या खोखला आश्वासन नहीं है, बल्कि यह संसदीय प्रक्रिया की उस असीम शक्ति से समर्थित एक ठोस संभावना बन गई है जो पहले से कहीं ज्यादा प्रबल और तीव्र है। लेकिन रुकिए, आज की सौगातों का पिटारा सिर्फ यहीं बंद नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। इसके साथ ही देश के लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य की निधि के संरक्षक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भी अपनी कार्यप्रणाली में 5, जी हां, पूरे 5 ऐसे क्रांतिकारी और युग परिवर्तनकारी बदलावों को लागू कर दिया है जिनका सीधा, सकारात्मक और तत्काल प्रभाव आपकी जेब पर, आपके भविष्य पर और आपकी वित्तीय सुरक्षा की नींव पर पड़ने वाला है। ये बदलाव आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते को पुरानी व्यवस्था की जटिलताओं, बाबुओं के रहमो करम और उसको ख्यात लालफीताशाही से मुक्त करके उसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुलभ, पारदर्शी और फायदेमंद बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस विश्लेषण के अंत तक बने रहिए। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस रिपोर्ट का हर एक क्षण, हर एक जानकारी आपके लिए एक सुनहरी और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है। हम आपके साथ आज का सबसे ताज़ा संसदीय बयान, केंद्र सरकार द्वारा इस पर की गई नवीनतम कार्यवाही और आज का ही सबसे बड़ा ईपीएफओ अपडेट पूरी गहराई के साथ साझा कर रहे हैं। और हां, अगर आप पेंशन और पीएफ से जुड़े मुद्दों को अपनी प्राथमिकता मानते हैं, अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह हमारी उस मुहिम का हिस्सा बनने का निमंत्रण है जहां हम आपकी आवाज को मजबूती देते हैं। चलिए अब इस विशेष रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का रुख करते हैं जो आज हर पेंशनभोगी, हर सेवानिवृत्त कर्मचारी के मन में एक उम्मीद की विशाल लहर बनकर उठ रहा है। क्या अब न्यूनतम पेंशन वाकई बढ़कर 7500 रुपये होने जा रही है? क्या दशकों का वो वनवास अब समाप्त होने वाला है? इस सवाल का जवाब किसी सरकारी दफ्तर की धूल फांकती फाइलों में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर, हमारी संसद की उस स्थायी समिति की विस्तृत और ठोस रिपोर्ट में छिपा है, जिसने इस पूरे मुद्दे को
एक नई दिशा और एक नई अकल्पनीय गति प्रदान की है। खैर यह है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी श्रम समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ने श्रम मंत्रालय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सिफारिश भेजी है। यह सिफारिश नहीं बल्कि एक स्पष्ट निर्देश है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशेषज्ञ तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी एक्सपर्ट द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन कराया जाए। और सबसे अहम बात, समिति ने इसके लिए एक कठोर समय सीमा भी तय कर दी है। यह कोई मामूली सिफारिश नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब इस मामले को और ज्यादा टाला नहीं जा सकता। इसे अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। समिति की मंशा बिल्कुल साफ है। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया साल 2025 के जून माह के अंत तक हर हाल में पूरी कर ली जानी चाहिए थी। अब जबकि हम अक्टूबर माह में हैं, समिति ने इस देरी पर संज्ञान लेते हुए सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि पेंशन वृद्धि का जो मुद्दा सालों से सिर्फ चर्चाओं, आश्वासनों और अदालती कार्यवाहियों के बीच एक फुटबॉल बना हुआ था, उस पर अब साल 2025 के भीतर ही एक अंतिम और निर्णायक फैसला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार पर अब इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का एक जबरदस्त नैतिक, संसदीय और राजनीतिक दबाव बन गया है, जिसे नजरअंदाज करना अब लगभग असंभव है। आइए अब यह समझते हैं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा है जिसने सरकार को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया है। समिति ने जो तर्क दिए हैं वे अकाट्य हैं और जमीनी हकीकत का एक कड़वा आईना दिखाते हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर साल 2014 के बाद से, जब आखिरी बार पेंशन में नाम मात्र का संशोधन हुआ था, तब से लेकर आज तक जीवन यापन की लागत यानी महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। समिति ने इस बात को रेखांकित किया है कि आम आदमी के लिए जरूरी हर चीज, चाहे वह दाल रोटी हो, साग सब्जी हो या फिर बुढ़ापे का सहारा यानी जीवन रक्षक दवाइयां हो, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन पेंशन भोगियों की पेंशन की राशि वहीं की वहीं 1000 रुपये की दयनीय और अपमानजनक राशि पर अटकी हुई है। एक पूरा दशक बीत चुका है। इस एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2 गुना हो गया। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन उन वरिष्ठ नागरिकों की आय वहीं की वहीं रही जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। संसदीय समिति ने इस दर्द को, इस पीड़ा को न केवल गहराई से समझा है, बल्कि अपनी रिपोर्ट में इसे प्रमुखता से उठाया है। समिति ने दृढ़ता से अनुशंसा की है कि पेंशन की राशि को न केवल बढ़ाया जाए, बल्कि उसे वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप एक सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। समिति का स्पष्ट सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये मासिक किया जाना चाहिए, ताकि हर पेंशन भोगी अपना जीवन किसी पर बोझ बने बिना सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। यह पहली बार हो रहा है कि EPS 95 जैसी महत्वपूर्ण और विशाल योजना की समीक्षा किसी बाहरी और विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जा रही है। अब तक सिर्फ आंतरिक समितियां ही इसका आकलन करती थीं। इस नए कदम से पूरी प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी और एक ऐसी निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आएगी जो पेंशन भोगियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को बिना किसी लाग लपेट के सरकार के सामने रखेगी। समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और तत्परता के साथ लिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों की जो वर्षों पुरानी मांग थी, क्या वह अब पूरी होने जा रही है? इसका जवाब एक मजबूत हां में प्रतीत होता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि निकाय, जैसे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC, लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत थी। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस का लाभ और सभी EPS 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब संसदीय पैनल ने भी इन्हीं मांगों पर, खासकर न्यूनतम पेंशन की राशि पर, अपनी मुहर लगा दी है।
जिससे सरकार के लिए इन पर गंभीरता से विचार करना अनिवार्य हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस खबर पर सरकार के भीतर क्या चल रहा है। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति की इन सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास सैद्धांतिक और वित्तीय मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर सदन में गर्मागर्म चर्चा हुई थी, लेकिन तब वित्त मंत्रालय ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। संसदीय समिति की इस जोरदार रिपोर्ट के बाद सरकार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द इसी वित्तीय वर्ष में राहत दी जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहले कई बार पेंशन भोगी प्रतिनिधि मंडलों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार कर रही है। अब वह समय आ गया है जब उन आश्वासनों को हकीकत में बदलने की बारी है। तो कुल मिलाकर पेंशन वृद्धि का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। संसदीय समिति की मजबूत सिफारिश, ट्रेड यूनियनों का दबाव और सरकार की सक्रियता, ये तीनों चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। पूरी संभावना है कि इस महीने के अंत तक, यानी अक्टूबर 2025 के समाप्त होने से पहले, हमें इस पर एक अंतिम और निर्णायक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खुशखबरी की, जो देश के लगभग 7 करोड़ वर्तमान पीएफ खाता धारकों के भविष्य से जुड़ी है। यह खबर उन लोगों के लिए है जो अभी सेवा में हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नियमों में 5 ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो आपके पीएफ खाते को संभालने के आपके अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे। ये नियम आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं और आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। आइए एक एक करके इन 5 क्रांतिकारी बदलावों को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण। अब आपके पीएफ खाते में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्मतिथि या आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस जैसी जानकारी में कोई सुधार करवाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या होता था? मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है। इस छोटी सी गलती को सुधरवाने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कई तरह के जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे, नियोक्ता से प्रमाणित कराना पड़ता था और इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक लग जाते थे। यह एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अगर आपका यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप यह सारे काम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी, जिससे आपको भविष्य में पीएफ निकालने या पेंशन क्लेम करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव है पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया का आसान होना। जो लोग, खासकर युवा पेशेवर, जो बेहतर अवसरों के लिए अक्सर नौकरियां बदलते हैं, वे इस दर्द को भली भांति समझते हैं। पहले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करवाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द और झंझट भरा काम था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी पुरानी कंपनी, प्रीवियस एम्प्लॉयर, की मंजूरी पर निर्भर करती थी। अगर कंपनी किसी भी कारण से आनाकानी करती, तो आपका मेहनत का पैसा महीनों और कभी-कभी सालों तक अटका रहता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे इतना सरल और सुगम बना दिया गया है कि अब आप बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के बहुत कम समय में अपना पीएफ का पैसा अपनी नई कंपनी के खाते में ऑटोमैटिक या मैन्युअल तरीके से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पुरानी कंपनी की मंजूरी का इंतजार अब काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और अब उनका पैसा सुरक्षित और समय पर एक ही जगह इकट्ठा होता रहेगा। तीसरा अहम बदलाव है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का डिजिटलीकरण। जॉइंट डिक्लेरेशन यानी संयुक्त घोषणा पत्र एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है
जब आपके और आपके नियोक्ता एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में कोई भिन्नता या गड़बड़ी होती है, जैसे नाम, जन्मतिथि या ज्वाइनिंग की तारीख में फर्क। पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना पड़ता था, उसे भौतिक रूप से जमा करना पड़ता था और फिर उसकी स्थिति जानने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। यह एक तरह की लाल फीताशाही थी। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे इस फॉर्म को डिजिटल तरीके से भर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं। यह न केवल आपका कीमती समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त पारदर्शिता भी लाएगा। चौथा बड़ा फायदा है केंद्रीयकृत पेंशन वितरण प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम। यह बदलाव खास तौर पर हमारे पेंशन भोगियों के लिए है। अब पेंशन भोगियों को अपनी मासिक पेंशन पाने के लिए किसी विशेष बैंक या किसी खास शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले आपकी पेंशन उसी बैंक शाखा से जुड़ी होती थी जहां आपका खाता खुला था या जहां आपकी कंपनी का खाता था। अगर आप सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव या किसी दूसरे शहर में बस जाते तो आपको हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने या अन्य कामों के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब ईपीएफओ ने एक नया केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया है, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत इंटीग्रेट किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपकी पेंशन की राशि सीधे आपके किसी भी बैंक खाते में आ सकती है, चाहे वह देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में क्यों न हो। इससे भुगतान में होने वाली देरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सभी पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन हर महीने एक ही तारीख को समय पर मिल सकेगी। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सेवानिवृत्ति के बाद शांतिपूर्ण जीवन के लिए कहीं और बस जाते हैं। और पांचवां तथा अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव है अधिक वेतन पर अधिक पेंशन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण। यह एक ऐसा विषय था जिस पर काफी भ्रम और कानूनी लड़ाइयां चल रही थीं। ईपीएफओ ने अब उन कर्मचारियों के लिए नियमों को और भी स्पष्ट कर दिया है जो अपने वास्तविक एक्चुअल अधिक वेतन पर पीएफ कटवाकर भविष्य में अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। आमतौर पर पेंशन 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा पर कटती है। इसके लिए नियम और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन ज्यादा है तो वह और उसका नियोक्ता मिलकर अतिरिक्त राशि जमा करके भविष्य में एक बड़ी पेंशन राशि का लाभ उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। इसके अलावा एक और बड़ा नियम लागू किया गया है जो आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा करता है। जो निजी संस्थाएं या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों का पीएफ खुद संचालित करते हैं, एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स, उन्हें भी अब ईपीएफओ के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये ट्रस्ट पैसे का कुप्रबंधन न कर सकें। इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और उनके भविष्य निधि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कहा जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों और बदलावों की समीक्षा यानी पेंशन वृद्धि से लेकर ईपीएफओ के डिजिटलीकरण तक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उनकी हरी झंडी के बाद ही इन्हें एक एक करके लागू किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक तमाम पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कानून बनकर तैयार है और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सरकार और ईपीएफओ मिलकर आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कितने बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। एक तरफ जहां करोड़ों पेंशन भोगियों का दशकों पुराना संघर्ष अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ के ये 5 नए नियम सभी वर्तमान कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा और वित्तीय सुरक्षा का द्वार खोल रहे हैं। यह सचमुच उम्मीद की एक नई किरण है। यह एक नए युग की शुरुआत है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, सरकार की हर कार्यवाही पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें और इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं या ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो यह अपडेट आपके लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। यह आपके संघर्ष, आपके धैर्य और आपकी उस उम्मीद की जीत है
जिसे आपने कभी मरने नहीं दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत, गहन और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर लाइक और शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद पेंशनभोगी और हर कर्मचारी तक यह महत्वपूर्ण खुशखबरी पहुंच सके। और हाँ, पेंशन, पीएफ और आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी, सबसे तेज़ और सबसे सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली रिपोर्ट आपसे छूट न जाए। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।